ऑनरेबल आमिर साहब, बेटा यही इम्पोर्टेंट है, distinguished intellectual people of Dawoodi Bohra community, ऑनरेबल साजिद भाई, मजहर भाई, मनीषा जी, डियर फ्रेंड्स, इतनी रूहानी शख्सियत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में, इतने खूबसूरत विचार को आप तक पहुंचाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में एक हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मायनों में मेरा जन्म जो है वो सार्थक हो गया है। मैं माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ विचार बहुत गहरा है और बहुत गंभीर है और हास परिहास के बिना इसे आप तक पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत खूबसूरत उनका रिश्ता था। हस्बैंड से गलती हो गई तो उसने आके अपनी वाइफ से माफी मांगी। वाइफ ने उसे कहा कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि मैं माफ करने और भूल जाने में यकीन करती हूँ। वो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने बहुत दिल से धन्यवाद किया अपनी वाइफ। कुछ दिन बीत गए, 2 महीने बाद किसी बात पर थोड़ी सी नोक-झोंक हुई तो बीवी ने वो बात फिर से याद दिलाई। 6 महीने बीते, फिर किसी बात पर नोक-झोंक हुई तो बीवी ने वो बात फिर से याद दिलाई। साल भर बाद फिर नोक-झोंक हुई, छोटा सा झगड़ा हुआ तो बीवी ने वो बात फिर से याद दिलाई। 1.5 साल बाद फिर झगड़ा हुआ तो बीवी ने वो बात फिर से याद दिलाई। तो पति थोड़ा सा नाराज हो गया। उसने कहा कि तुम तो माफ करने और भूल जाने में यकीन करती थी, फिर बार बार ये बात क्यों याद दिलाती? तो उसने कहा कि मैं भूल जाने और माफ करने में यकीन रखती हूं, मैं नहीं चाहती कि तुम इस बात को भूल जाओ। तो माफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फॉरगिवनेस एक बहुत गहरा सब्जेक्ट है। अभी रास्ते में आ रहा तो मेरी वाइफ ने मुझे और बात बताई। उसने कहा कि अच्छी पत्नी और महान पत्नी में आपको अंतर मालूम है? मैं नहीं, आप समझाइए। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अच्छी पत्नी वो होती है जो हस्बैंड के ये छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दे। अच्छा, और मेरी महान पत्नी कौन होती है? तो उसका अच्छी पत्नी तो वो होती है जो हस्बैंड की छोटी मोटी भूलों के लिए उसको माफ कर दे। मैं कहा मैंने सुन लिया, महान पत्नी कौन होती है? तो उसने कहा महान पत्नी वो होती है जो अपनी खुद की गलती के लिए अपने हस्बैंड को माफ कर दे। मित्रों, वैसे थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। ये यूं हमें लगता है बहुत गहरा विचार है, डीप थॉट है, लेकिन इसे बच्चों को समझाना बहुत आसान है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें अगर आप इस विचार को समझाना चाहें तो बहुत आसान है। एक स्कूल में, एक क्लास में एक टीचर 2nd 3rd के स्टूडेंट्स को यही विचार समझाने की कोशिश कर रही थी कि माफ कर देना चाहिए, मन में कोई दुर्भावना नहीं रखना चाहिए, और किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो उसके भी बारे में आपके विचार अच्छे होने चाहिए, मन में कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे 2nd 3rd के, थोड़ा मुश्किल जाने लगा उन्हें समझने के लिए। तो मैडम ने उन्हें एक एक्सपेरिमेंट कराया। मैडम ने कहा कि एक काम करो, आप सब कल घर से अमरूद लेके आए, गुआवा, जाम, सब अपने अपने घर से अमरूद लेके आएंगे। एक बात याद रखना है, आपको घर से कितने अमरूद लाना है ये किस पे डिपेंड करेगा? आपको अपने जीवन में जितने लोग नापसंद हैं, जितने लोगों के प्रति आपके मन में दुर्भावना है, जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं, उतने अमरूद आपको घर से लेके आना। बहुत सिंपल बात थी कि छोटे से बच्चों को, 2nd 3rd के बच्चों को घर से अमरूद लेके आने, तो उतने अमरूद जितने लोगों के प्रति उनके मन में नापसंदगी थी, दुर्भावना थी। तो बच्चा अगले दिन जो है अमरूद लेके आए। कुछ बच्चे 2 अमरूद लेके आए, कुछ बच्चे 1 अमरूद लेके आए। एक था उसको सबसे समस्या थी तो वो 11 अमरूद लेके आए। कुछ 5 अमरूद लेके आए, कुछ 6 लेके आए, कुछ 3 अमरूद लेके आए। सब एक थैली में, अपनी अपनी थैली में अपने अपने अमरूद लेके आए। अमरूद संख्या में उतने थे जितने लोगों से उनको समस्या है। मैडम ने कहा कि बस अब इस थैली को सहेज के अपने पास रखिए,
सहेज के उसको अपने पास रखिए और ये याद रहे कि दिन भर रात भर इस थैली को आपको अपने साथ रखना है, सहेज के अपने पास रखना है। जागते, सोते, भोजन करते, अगर आप टॉयलेट में जाते हैं वहां भी हर वक्त ये थैली आपके साथ होनी चाहिए और ऐसा आपको करना है 10 दिन तक। ये अमरूद की थैली आपको अपने पास रखना है, दिन भर रात भर सोते, जागते, भोजन करते, नहाते, सब वक्त ये थैली आपके साथ होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए बात मानी, मैडम के कहे अनुसार अमरूदों की थैली अपने अपने पास रखी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते और आप जानते हैं अमरूद की कितनी लाइफ होती है, गुआवा की कितनी लाइफ होती है। 2 से 3 दिन में सारे अमरूद जो हैं वो सड़ने लगे और उनमें कीड़े पड़ने लगे, उनमें से दुर्गंध आने लगी, बहुत बुरी उसमें से बदबू आने लगी और अमरूद सड़ने लगे। अब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा क्योंकि उन्हें दुर्गंध से भरे अमरूदों को उसकी थैली को अपने साथ रखना पड़ रहा था सुबह से लेकर शाम तक। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी भोजन करते हैं, जब आप भोजन कर रहे हो, जब आप इबादत कर रहे हो, जब आप नहा रहे हो, तो सड़े हुए अमरूदों की थैली अपने पास रखना कितना मुश्किल है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, कुछ के सर में दर्द होने लगा, कुछ की तबीयत खराब होने लगी, कुछ को घबराहट होने लगी, वॉमिटिंग होने लगी। और 7 दिन में सारे बच्चे मैडम के पास आए और कहने लगे कि आपके हाथ जोड़ते हैं, ये अमरूदों की थैली अब हम और नहीं ढो सकते। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे आई जो 11 अमरूद लेके आया था, उसके लिए तो जीना दूभर हो गया। उसने कहा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे अमरूदों की थैली से छुटकारा चाहिए, मेरा जीवन जो है दूभर हो गया, मैं ये वजन नहीं सह सकता। तो मैडम ने उन्हें समझाया कि सड़े हुए अमरूदों को धोना बहुत मुश्किल है ना, इन्हें निकाल के फेंक देना चाहिए। क्या हो रहा है इन सड़े हुए अमरूदों से? इसकी दुर्गंध से आप ही का जीवन दूभर हो रहा है ना। ऐसे ही किसी के भी प्रति अगर मन में दुर्भावना रखोगे और उसको पालोगे तो इससे आप ही का जीवन जो है वो दूभर होगा। तो भार रहित होने के लिए माफ करना जरूरी है, हल्का जीवन जीने के लिए माफ करना जरूरी है। ये हमारे लिए जरूरी है, हमारी अपनी मेंटल पीस के लिए जरूरी है कि हम लोगों को माफ करें। बच्चों को ये सिखाना, मैंने अपनी बात ही इससे शुरू करी है, कुल मिलाकर 3 बातें मुझे कहनी है। बच्चों को ये सिखाना आसान है, फिर जब हम बड़े होने लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, समस्या क्या होती है? जब हम बड़े होने लगते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? हम जब बड़े होने लगते हैं तो हमें तालीम मिलती है, एजुकेशन मिलती है। हम जब बड़े होने लगते हैं तो हमें अनुभव मिलता है और इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हम बड़े होने लगते हैं तो परवरिश मिलती है। निजाम भाई, परवरिश मिलती है, हमें तालीम मिलती है, हमें अनुभव हमें मिलता है और यही 3 चीजें हमें बड़ा करती है। और इन 3 चीजों का असर हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे मानसिकता पे पड़ता है। अब आप देखिए, बच्चों को समझाना आसान है लेकिन बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बड़े तो हम हो जाते हैं, निर्णय लेना सीख जाते हैं। जब भी हम निर्णय लेते हैं हमारे भीतर 2 चीजों में द्वंद्व होता है, एक होती है हमारी इंस्टिंक्ट और एक होता है हमारा कॉन्शियस। एक होती है हमारी प्रवृत्ति और एक होती है हमारी चेतना। एक होती है प्रवृत्ति और एक होती है चेतना। एक होती है इंस्टिंक्ट और एक होता है कॉन्शियस। हर निर्णय आपके भीतर जो आप लेते हो उससे पहले कॉन्शियस और इंस्टिंक्ट में द्वंद्व होता है, चेतना और प्रवृत्ति में द्वंद्व होता है। सुबह अगर दौड़ लगाने भी जाना है तो कॉन्शियस कहती कि उठो, वजन बढ़ रहा है, दौड़ना जरूरी है, और इंस्टिंक्ट कहती कि थोड़ी देर और सो। दौड़ने से क्या होता है? वो भी तो बहुत दौड़ता था, उसे भी तो हार्ट अटैक आ गया। हर निर्णय से पहले भीतर में कॉन्शियस और इंस्टिंक्ट में द्वंद्व होता है। अब देखिए, तालीम क्या करनी चाहिए निजाम भाई, अनुभव क्या करना चाहिए साबित भाई? तालीम, अनुभव और परवरिश से हमारी चेतना विकसित होनी चाहिए, लेकिन दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा है। तालीम, अनुभव और परवरिश से हमारी प्रवृत्तियां और बलवती होती चली जा रही। होना यह चाहिए कि तालीम अगर हमें मिले, अनुभव हमें मिले, परवरिश अगर हमें अच्छी मिले, तो होना यह चाहिए कि हमारी चेतना विकसित होनी चाहिए, हमारे भीतर निश्चल प्रेम के स्रोत जो है वो पैदा होने चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। सारी तालीम, सारा अनुभव और सारी परवरिश से हमारी प्रवृत्तियां, बैर, छल, कपट, राजनीति,
ये भीतर पैदा हो रहे हैं, महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं। तालीम और अनुभव और परवरिश से हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव हमारे भीतर पैदा होना चाहिए, निश्चल प्रेम, अनकंडीशनल लव। अगर कोई कहता है कि मेरे मन में किसी के लिए प्रेम है और किसी के लिए नहीं, संभव ही, प्रेम होता ही निश्चल है, प्रेम होता ही अनकंडीशनल है, प्यार में शर्तें होती नहीं है। फूल खिलता है, उसकी सुगंध जो है वो पैदा होती है, पास से कोई भी निकले सुगंध तो पैदा होती है। फूल और सुगंध को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पास से कौन निकल रहा है, दिया रोशनी देता है। अगर उसके पास से छोटा आदमी, बड़ा आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अंधा व्यक्ति भी निकले तो रोशनी तो पैदा होती है। तो अनकंडीशनल लव जो है उसकी इस समाज, इस मुल्क और इस विश्व को जरूरत है। और वो अनकंडीशनल लव, वो निश्चल प्रेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेतना विकसित होने से पैदा हो सकता है। तालीम, अनुभव और परवरिश से चेतना विकसित होनी चाहिए। वो नहीं रहा है दुनिया में ऐसा। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है, शिक्षा होकर ये बात क्या है, हम बच्चों को एम्बिशियस बना रहे हैं, हम गलाकाट प्रतिस्पर्धा की ओर उन्हें धकेल रहे हैं। हमें सबसे पहले उन्हें अच्छा इंसान बनाना चाहिए, उसके बाद सफलता के लिए प्रेरित करना चाहिए। माफ करना क्या है? माफी होती क्या है? क्षमा क्या होती है? माफ करना क्या है? नेल्सन मंडेला जिस दिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, आपको क्या मालूम है ये बात? क्या मालूम होगी बहुत सारे लोगों को? उस शपथ ग्रहण समारोह में नेल्सन मंडेला ने उन 3 पूर्व जेलरों को आमंत्रित किया जिन्होंने जेल में उन्हें सर्वाधिक यातनाएं दी, और सार्वजनिक तौर पर कहा कि मेरे मन में आपके लिए कोई दुर्भावना नहीं है, मैं आपको प्यार करता हूं। क्यों कहा नेल्सन मंडेला ने ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त उस मुल्क में कयास लगाया जा रहा था कि बरसों श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों का शोषण किया है, अब एक अश्वेत राष्ट्रपति बन रहा है, अब अश्वेत श्वेत लोगों का शोषण करेंगे। नेल्सन मंडेला एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में 3 पूर्व जेलरों को बुलाया और कहा कि मेरे मन में इनके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। तो क्षमा करना, माफ करना, उदाहरण प्रस्तुत करना है। एक दूसरी बात, छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं। स्टीवन मैकडोनल्ड्स नाम का अमेरिका के पुलिस ऑफिसर, एक गैंग वॉर चल रहा था। गैंग वॉर में 19 साल के एक लड़के ने उसे गोली मारी, गोली उसके स्पाइनल कॉर्ड पे लगी, वो पैरालाइज हो गया। जज ने उससे बुलाया और कहा कि अब हमें इसे सजा देनी है, हम आपका रुख जानना चाहते हैं। आपको मालूम है स्टीवन मैकडोनल्ड ने क्या कहा? स्टीवन मैकडोनल्ड ने कहा कि मुझे इसके प्रति कोई गुरेज नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, आप इसे माफ कर दीजिए, जो सजा देना हो दीजिए, जितनी कम सजा आपको देना हो दीजिए। जज ने पूछा कि इसने तुम्हें स्पाइनल कॉर्ड पर गोली मारी है, तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए और तुम चाहते हो कि इसे माफ कर दिया जाए? तो स्टीवन मैकडोनल्ड ने जवाब दिया, स्पाइनल कॉर्ड पर गोली खाने से ज्यादा खतरनाक मालूम है आपको क्या है? जिंदगी भर हृदय में किसी के लिए दुर्भावना की फांस लेके जीना, और माफ कर दिया उसको। दूसरी घटना आपको सुनाता हूं। मैरी थॉमस करके एक महिला, उस महिला का बेटा था, बेटा की पार्टी में ओशियाना इजराइल नाम के एक व्यक्ति से उसका झगड़ा हो, दोनों लड़कों ने पिस्तौल लिया और ओशियाना इजराइल ने गोली मार दी मैरी थॉमसन के लड़के। वही अदालत बैठी, फिर अदालत ने मैरी थॉमसन से पूछा कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या सजा चाहती हैं? मैरी थॉमसन ने कहा कि मैं इस लड़के से जाकर मिली हूं, मैंने पूरी घटना विस्तार से सुनी। ये कौन बोल रहा है? वो मां जिसके बेटे को गोली मार दी थी पार्टी। मैरी थॉमसन ने कहा कि मैं इस लड़के से मिली हूं, मैंने पूरी घटना सुनी, इनका झगड़ा हुआ, दोनों ने पिस्तौल निकाली, गोली इससे पहले चल गई, गोली मेरे बेटे से भी पहले चल सकती थी। मैं चाहती हूं कि इसको माफ कर दिया जाए। ओशियाना इजराइल को माफ कर दिया गया। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ओशियाना इजराइल आज उसी डुप्लेक्स में रहता है जिसमें मैरी थॉमसन फर्स्ट फ्लोर में रहती है और ओशियाना इजराइल सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। और बीबीसी के एक इंटरव्यू में, अभी कुछ 6 महीने पहले एक इंटरव्यू में, मैरी थॉमसन ने ओशियाना इजराइल को सन कहकर संबोधित किया, बेटा कहकर संबोधित किया। एंडी गुजमान करके एक महिला, उसकी एक बेटी थी, लाउडेस्ट करके बेटी स्कूल जाती थी, स्कूल में जॉर्डन करके लड़का रहता था। एक दिन जॉर्डन अपने सौतेले पिता की बंदूक ले आया, सबको डराने लगा, खेल खेल में वो लाउडेस्ट को भी डराने लगा और गलती से गोली चल गई और लाउडेस्ट की वही मौत हो गई।
एंडी गुज़मान से पूछा गया, आप इसको सजा दिलवाना चाहती हैं? एंडी गुज़मान ने कहा नहीं, इसे मत सजा दीजिए, इसे रिहैबिलिटेशन में डाल दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। साल भर बाद जॉर्डन उनसे मिलने आया और जॉर्डन ने एंडी गुज़मान से पूछा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? तो एंडी गुज़मान ने कहा कि हाँ, तुम और मैं मिलकर कुछ कर सकते हैं। तुम मेरी बेटी के हत्यारे हो और मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम और मैं मिलकर कर सकते हैं। चलो तुम और मैं मिलकर इस इलाके के सभी स्कूलों में बारी बारी चलते हैं और बच्चों को समझाते हैं कि बंदूकों के साथ खेलना सही नहीं है। ऐसा नहीं, ये विदेशों के उदाहरण है। हिंदुस्तान का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्षमा जो है, माफ करना जो है, वो क्या है। जब गुज़मान अपने बेटी के हत्या को माफ कर रही, तो वो क्या कर रही है? वो साहसी महिला है। साहस चाहिए माफ करने के लिए। माफ करना साहसी कार्य है। जब स्टीव मैकडोनल्ड्स उस लड़के को माफ कर रहा है, तो क्या कर रहा है? माफ करना अपने आप का शुद्धिकरण करना है। जब नेल्सन मंडेला 3 जेलों को माफ करें, तो क्या कर रहे हैं? उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उदाहरण है। मैरी थॉमसन जब माफ कर रही, तो वो क्या कर रही है? वो दूसरे के नजरिए से सोच रही है और आगे बढ़ के जिंदगी जी रही है। राम गोपाल वर्मा एक फेमस फिल्म मेकर है, आपने सुना होगा। स्वानंद किरकिरे हमारे इस शहर का बहुत बड़ा लिरिसिस्ट है। स्वानंद किरकिरे ने एक कहानी लिखी और राम गोपाल वर्मा के पास गया और कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आप इसको फिल्म बनाएं। राम गोपाल वर्मा ने वो कहानी रख ली और कहा कि 3 दिन बाद आना। कहानी रखने के 3 दिन बाद राम गोपाल वर्मा स्वानंद किरकिरे से मिलने के लिए इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिल पाऊंगा आपसे। और 3 महीने बाद उसी कहानी पे राम गोपाल वर्मा ने फिल्म बनाई, कौन? फिल्म बहुत हिट हुई। राम गोपाल वर्मा ने किसी को नहीं बताया कि कहानी जो है स्वानंद किरकिरे ने लिखी थी। स्वानंद किरकिरे को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मेरा दोस्त है, इसलिए सच्ची घटना आपको बता। मैंने उससे पूछा कि स्वानंद फिर तुमने क्या किया? तो स्वानंद ने कहा कि मैं आध्यात्मिक परिपक्वता चाहता था, मैं भावनात्मक परिपक्वता चाहता था। मैंने माफ कर दिया राम गोपाल वर्मा। मैंने पूछा राम गोपाल वर्मा ने माफी मांगी? उसने कहा नहीं। अगर तुम माफी ना मांगे, उसके बाद उसको माफ करना एक बहुत ही कठिन प्रार्थना है। जब कोई माफी नहीं मांग रहा है, उसके बाद भी उसको माफ करना एक बहुत कठिन प्रार्थना है, बहुत ही कठिन प्रार्थना। और प्रार्थना जो है वो ऊपर तक पहुंचती है। प्रार्थना जो है ऊपर तक पहुंचती। नाले का खराब पानी हो, समुद्र का खारा पानी हो, झरने का मीठा पानी हो या नदी का ठंडा पानी हो, पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है ना, तो वर्षा का मीठा जल बन के ऊपर से नीचे लौटता है। तो जब प्रार्थना होती है ना, तो कृपा होती है, कृपा होती है। आज देखिए स्वानंद किरकिरे कहां हैं और राम गोपाल वर्मा कहां है। कृपा बरसी, स्वानंद किरकिरे पे बरसी और राम गोपाल वर्मा पर जो कृपा थी वो चली गई। तो माफ करना उदाहरण प्रस्तुत करना है। माफ करना स्वयं का शुद्धिकरण है। माफ करने में साहस है। माफ करना दूसरों के नजरिए से सोचना है और माफ करना कठिन प्रार्थना है। माफ करना सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज नहीं, इससे बहुत ज्यादा है। अपने संबोधन के आखिरी में मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। कुल मिलाकर 2 बातें कह चुका हूं, मैं एक बात और कहता हूं। पहली बात जो मैंने आपसे कही वो ये कही कि हमारे भीतर चेतना है और हमारे भीतर प्रवृत्तियां हैं। शिक्षा, अनुभव और परवरिश से चेतना विकसित होनी चाहिए। चेतना विकसित होगी तो निश्चल प्रेम पैदा होगा। जब निश्चल प्रेम पैदा होगा ना, तो सबके प्रति होगा। प्यार में शर्त होती ही नहीं है। और जब सबके प्रति प्रेम होगा तो माफ करना बहुत आसान है। ये पहली बात है। दूसरी बात कि माफ करना सिर्फ माफ करना नहीं है, उदाहरण प्रस्तुत करना है, शुद्धिकरण है, साहस है, आगे बढ़ना है, दूसरे के नजरिए से सोचना है और कठिन प्रार्थना है। और अंतिम बात, अंतिम लास्ट, इंतकाम जो है वो सिर्फ इंतकाम पैदा करता है। हिंसा जो है वो सिर्फ हिंसा पैदा करती है। दुर्भावना जो है वो सिर्फ दुर्भावना पैदा करती है। आतंक जो है वो सिर्फ आतंक पैदा करता है। नफरत जो है वो सिर्फ नफरत पैदा करती है। फिल्मों में इंतकाम की कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक लगती है, लेकिन फिल्में बिल्कुल असल जीवन जैसी होती है, लेकिन एंड अलग होता है हमेशा।
जो नौजवान पीढ़ी है, एक शिक्षक के बतौर में उनको कहना चाहूंगा कि फिल्मों में और हमारे जीवन में एंड का फर्क होता है। फिल्मों में एंड अलग होता है और हमारे जीवन में एंड अलग होता है। इंतकाम किसी भी कहानी का अंत नहीं हो सकता है। इंतकाम हमेशा एक शुरुआत होता है और इंतकाम से इंतकाम ही पैदा होता है। हर कहानी का एंड जो है वो प्रेम से होता है, वो स्नेह से होता है, वो माफ कर देने से होता है, वो भला करने से होता है, वो मोहब्बत से होता है। मोहब्बत होता है हर कहानी का एंड। इंतकाम किसी कहानी का एंड नहीं होता है। आप सब भी मेरी तरह पिछले साल पाकिस्तान में जो घटना हुई उससे बहुत व्यथित हुई। आप सभी को मालूम है ना, 172 बच्चों को एक आर्मी स्कूल में जाकर गोली मार दी गई थी। आपको मालूम है बात? तहरीक तालिबान करके कोई आतंकवादी संगठन है, उसने ऐसा किया। संगठन का कहना है कि मिलिट्री ने हमारे बच्चों को मारा, तो हमने मिलिट्री स्कूल में जाके 172 बच्चों को मार दिया। क्या कोई भी विचारधारा किसी को ये करने के लिए प्रेरित कर सकती है? इसका कोई अंत है क्या कि मैं आपके बच्चों को मारूं और आप मेरे बच्चों को मारूं? ये एक इतनी सरल सी बात है, लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आ रही दुनिया कि इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज उस स्कूल के बचे हुए बच्चों ने, जो जिंदा बच्चे बचे थे, उन्होंने उन आतंकवादियों के नाम पर एक पैगाम दिया है और उस पैगाम में कहा है कि हम तुमसे बदला लेना चाहते हैं। स्कूल के 172 बच्चों को मार दिया गया है। बचे हुए जो बच्चे हैं और टीचर जो हैं, उन्होंने आतंकवादियों के नाम एक पैगाम तैयार किया। पैगाम में वो बच्चे कह रहे हैं कि हम तुमसे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन वो कैसा बदला है ये आप देखेंगे तो मेरा दावा है कि आप बैठे कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसी स्कूल के बच्चे हैं, वो इंतकाम लेना चाहते हैं उन आतंकवादियों से, लेकिन उनकी भावना कितनी निश्चल और कितनी प्योर है ये देखिए। और ये देखिए कि इंतकाम कैसे प्रेम से खत्म होता है और हर कहानी प्रेम से ही खत्म होती है। आप सिर्फ ये आखिरी वीडियो देखिए, यही मेरे भाषण का एंड है। ये उन बच्चों ने बनाया है जिनके सहपाठियों को आतंकवादियों ने स्कूल में गोली मार दी थी। बचे हुए बच्चों ने और शिक्षकों ने ये वीडियो बनाया है। आप इसे देखिए। जनता है ना, जनता के भाव भी कवर कर वीडियो अपने पास है। कैमरा पब्लिक की तरफ भी कर देना। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। दुनिया के सामने हंसता गया है,
दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जय हिंद। आपने इतने प्रेम से सुना, धन्यवाद।